नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। लेकिन आज के शो में हम बात करेंगे सबसे पहले IIBX की। दरअसल IIBX ने एक नया इतिहास रच दिया है और एक्सचेंज पर सोने का कुल वॉल्यूम 100 टन के भी पार निकल रहा है। कैसा रहा है ये सफर, कैसा है पार्टिसिपेशन, अगला टारगेट क्या होगा और किन नए प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज लाने वाला है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है IIBX के MD और CEO अशोक गौतम। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कंग्रेचुलेशन एक नया माइलस्टोन हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो समझना चाहेंगे किस तरीके का पार्टिसिपेशन फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, टोटल वॉल्यूम्स कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसी रही जब से आपने सफर की शुरुआत की तब से लेकर अब तक की जर्नी। थैंक यू। और ये जो खबर है ये सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू सबको बताई जा रही है। और CNBC आवाज और CNBC शुरू से IIBX के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी जितनी भी उपलब्धियां रही हैं उनको दर्शकों के सामने लाए हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा आप सबको विदित ही है कि 29 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोगों का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ये जर्नी हम लोग बड़े दिनों से काफी सोच में थे कि ये 100 टन का नंबर कब होगा। और जैसा कि IPL चल ही रहा है और सभी लोग 90s बना रहे हैं और कुछ सेंचुरीज भी हो रही हैं, तो हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग सेंचुरी क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। पर आप सभी की गुड विशेस से आज ये 100 टन का नंबर क्यूमुलेटिव बेसिस पे क्रॉस हो गया है। ये एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि गिफ्ट IFSC में खोला गया है। दुनिया में अगर इसकी देखें तो मिसाल कम ही मिलती है, क्योंकि अगर हम शंघाई का एक्सचेंज देखें तो वहां पे ऑलरेडी मैंडेटेड है कि सारा गोल्ड वहीं से आना है, और वैसा का वैसा ही टर्की में भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मैंडेट नहीं है, उसके बावजूद भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, TRQ होल्डर्स हैं, उन्होंने इस एक्सचेंज की खूबियों को समझा और इसके साथ जुड़े। तो ये हम उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। सिमिलरली सप्लाई साइड से भी काफी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे यहाँ पे गोल्ड सप्लाई करना चाहते हैं। मैं इससे पहले कि और आपको डिटेल में बताऊं, कहना चाहूंगा कि हमारे रेगुलेटर IFSCA ने हम लोगों को शुरू से ही हर कदम पे साथ दिया है, हमें मार्गदर्शन दिया है और हमें गाइडेंस दी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और गिफ्ट सिटी अथॉरिटीज के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने भी हमें समय समय पर मदद किया है, और खास तौर से हमारे कस्टम्स की जो टीम है गिफ्ट IFSC में, उन्होंने भी बहुत समय हर समय हमारे को मदद की है। आज अब मैं आपको बता दूं कि क्यों कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं कि ये वॉल्यूम सडनली इतना बढ़ने लग गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, या अगर आप कहें तो मैं बताऊं। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल हाँ जानना चाहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जिसने सपोर्ट किया। जी हाँ, जी हाँ। सबसे पहले तो देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ 30 मिनट्स का BDR का सेटलमेंट है, एवरी 30 मिनट्स। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो बायर है उसको इमीडिएटली BDR मिल जाती है उसके खाते में। अगर आप समझिए कि 10:25 पे भी ट्रेड है तो 10:30 पे उसको 5 मिनट के अंदर BDR मिल जाती है। दूसरी चीज है कि जो सेल साइड एंटिटीज हैं उनके लिए हमने 3 टाइम का फंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता है। इन सब की वजह से जो सेलर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं कि हमारे एक्सचेंज पे आए, ताकि उनका माल जल्दी से बिके और उनको तुरंत उसका रियलाइजेशन हो जाए डॉलर का। लेकिन इसके साथ बहुत चीजें जो अहम जुड़ी हैं वो ये है कि कस्टम का कैसा सपोर्ट है हमको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कस्टम अथॉरिटीज ने काफी स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से जो इनबाउंड गोल्ड है, मतलब जो विदेशों से जो गोल्ड आता है, वो भी 3 से 4 घंटे में एयरपोर्ट से गिफ्ट SEZ के वॉल्ट्स में आ जाता है और BDR बन के तैयार हो जाती है। और उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कस्टम्स ने, सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक एक्सटेंडेड आवर्स, ताकि शाम को भी माल जो है गोल्ड का जो ट्रेड है वो गोल्ड भी निकल जाए। इन सब वजह से सबको ये लग रहा है कि क्यों ना अब IIBX के साथ जुड़ा जाए। प्राइस की ट्रांसपेरेंसी है, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम है और अभी हमारी रीच भी बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में हमारे पास 3 वॉल्ट्स गिफ्ट सिटी में है, चेन्नई में हमारा 1 वॉल्ट ऑलरेडी रेडी है, दूसरा वॉल्ट अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हमारा प्रयास है कि हम सीब्स में और कोलकाता में मणिकंचन SEZ में भी वॉल्ट्स को खोल पाए।
तो इस तरह से हम पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हम कवरेज दे पाएंगे और लोगों को सेम डे इन्हीं वॉल्ट्स के थ्रू गोल्ड मिल पाएगा। एक और अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास हम्म। आज की तारीख में 600 से ज्यादा बाय साइड एंटिटीज जुड़ चुकी हैं। ये ओके। 20 से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आती हैं और कम से कम 83 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। तो देखिए हम अब एक ओके। पूरा पैन इंडिया हमने अपना रीच बना लिया है और हम्म। जिसके तहत पूरे भारत से लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सचेंज पे गोल्ड लेने के लिए। हम्म। अच्छा अशोक जी, अगर हम पिछले सिर्फ 2-3 महीने के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखें तो वो किस तरीके का रहा है, स्पेशली गोल्ड वॉल्यूम्स में? क्योंकि अगर हम जनवरी से लेकर अब तक की बात करें, यानी साल के कैलेंडर की शुरुआत से लेकर अब तक, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्लोबल फ्रंट पे। ट्रम्प पॉलिसीज की वजह से भी गोल्ड में काफी इंटरेस्ट रहा है। हमने एंटिसिपेट भी नहीं किया था उस तरीके की तेजी बनती हुई दिखी है। तो अगर हम प्रिसाइसली पिछले 2-3 महीने के मंथली वॉल्यूम्स की ग्रोथ देखें तो वो कैसी रही है, और वहां इन पिछले 3 महीनों को कितना पार्टिसिपेशन रहा है इस माइलस्टोन को अचीव करने में? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से आंसर देता हूँ। देखिए क्या है कि शुरू में जनवरी में थोड़ा सा फैक्टर लूज था क्योंकि जो वॉल्यूम था धीरे धीरे पिकअप कर रहा था। उसकी वजह आपको पता ही है कि मार्केट में जी। बहुत सा जो प्लेटिनम का शेप में जो गोल्ड आ रहा था, और जिसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीजीएफटी को, क्योंकि डीजीएफटी ने बाद में एक सर्कुलर इशू करके उसके ऊपर प्लग कर दिया, क्योंकि वो एक छोटा सा एक फैक्टर लूप होल टाइप का रह गया था, उसको उन्होंने प्लग कर दिया। उसके बाद से हमने देखा कि हमारे यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल तेजी से पिक करने लगा। देखिए क्या है कि हमारे एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम होता है वो इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चलता है, लेकिन कभी किसी और डिस्पैरिटी की वजह से अगर डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का रेट कम हो जाता है इंटरनेशनल रेट से, तो हमारे यहाँ वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये प्रयास ये है कि हाँ, तो आपका एक और सवाल जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं मैं। ऑफ लेट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ इसको इस तरह से समझें कि जब साल शुरू हुआ जनवरी में, तो हमारे 2 लगातार दिन थे जब हमने 1 टन से ऊपर का गोल्ड बेचा। इस महीने हाँ, 3-4 दिन ऐसे हो चुके हैं जब एक एक टन से ऊपर का गोल्ड एक दिन में बिका है। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो पेस है, ये अब पिक होती चली जा रही है, क्योंकि मार्केट में एक जो डिस्पैरिटी वाला गोल्ड है वो अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो गोल्ड है वो उचित भाव पे और सही प्रीमियम पे कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ मिल रहा है। तो हम वॉल्यूम्स का जो पेस है वो अब हम देखते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा आगे आने वाले समय के लिए भी बता दूं, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग सवाल में पूछा था कि और क्या क्या हम लोग करना चाहेंगे। देखिए अभी तो जो पहला प्रयास ये है कि हम अगले साल का जो टीआरपी कोटा है 180 टन का, उसमें से ज्यादा हम कैसे वो सुविधाएं प्रदान कर सके कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी ऑनबोर्डिंग फास्ट हो। उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ से प्रोसेस किए जा चुके हैं। एक प्री विंडो ऑलरेडी खोल दी गई है जिसमें एप्लीकेशंस ऑलरेडी अभी 100 से ऊपर आ चुकी हैं। तो देखिए 600 लोग तो ऑलरेडी रेडी हैं, उनको टीआरक्यू कोटा मिलता है जिस दिन, अगले दिन से वो गोल्ड लेना शुरू कर सकते हैं। प्लस नए जो है वो हमारे साथ है। मुझे लग रहा है कि ये नंबर अगले साल कम से कम 2000 तक पहुंच जाना चाहिए हमारे पास बाय साइड का। नया चीज में हम क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गोल्ड फ्यूचर्स पे हमारा काफी ध्यान है। गोल्ड फ्यूचर्स पे अभी काफी बड़े कुछ व्यापारी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बड़े जो व्यापारी ग्रुप्स हैं बुलियन या गोल्ड से रिलेटेड, उनके साथ हमारी बात चल रही है और वो तैयार हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अप्रैल में ही हम गोल्ड फ्यूचर्स के कुछ पहले ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे। और जिस तरह की हमारी तैयारी है, जिस तरह से बैंकों ने हमको सपोर्ट करना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड फ्यूचर्स में भी हम लोग काफी वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखा पाएंगे। ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही उम्दा पहल रही है, जहां पे उन्होंने डोमेस्टिक एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स को ये अलाउ किया है कि वो आईआईबीएक्स और आईएफएससी में भी बाकी नॉन आईआईबीएक्स में भी वो लोग गोल्ड की जो प्राइस रिस्क है उसको हेज कर सकते हैं। पर मैं आईबीएक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो गोल्ड फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो 13 महीने की विंडो में 8 कॉन्ट्रैक्ट हमारे जिनको हेज करना है उनको हमेशा मिलेंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगला साल न कि सिर्फ हम वॉल्यूम में नया रिकॉर्ड बनाएंगे, पर गोल्ड फ्यूचर्स के लिए भी हम आपको बता पाएंगे कि किस तरह से एक साइजेबल वॉल्यूम जो कि दुनिया के और एक्सचेंजेस में यहाँ से लोग
कुछ नॉन ऑफिशियल तरीके से हेजिंग कर रहे हैं, वो सारा हम जो ऑफशोर बिजनेस है उसको हम ऑनशोर कर पाएंगे। जैसे जो मंत्रा है हमारे आईएफएससीए का, ऑफशोर द ऑनशोर, तो वो जो एक हेजिंग बाहर के एक्सचेंजेस पे होती है डॉलर टर्म्स में, उसको हम अपने एक्सचेंज पे जरूर लेके आ पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गोल्ड फ्यूचर्स तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, सिल्वर फ्यूचर्स भी हमारे यहाँ शीघ्र ही, मेरे को ऐसा आभास है कि आईएफएससीए से हमें अप्रूवल अप्रैल में मिल जाएगा, हम अप्रैल में सिल्वर फ्यूचर्स को भी लॉन्च कर देंगे। एक और बड़ा अहम चीज है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि बैंक्स ने हमारे से गोल्ड इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एचडीएफसी बैंक पहला बैंक जुड़ा है जिन्होंने हमसे गोल्ड लेना शुरू किया है। मुझे ऐसा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक भी इन्हीं तैयारी में लगे हैं कि वो किस तरह से हमारे थ्रू गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करने के लिए शुरू करें अपनी प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के तहत मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स भी हमारे पास इंडियन बैंक्स बन गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले आया, फिर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। इससे क्या फायदा हो रहा है कि अभी जो विदेशी बैंक्स हैं जो बुलियन सप्लाई करते हैं इंडिया में, तो उनको एक काफी संबल मिला है कि अब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईएफएससी द्वारा हमारे एक्सचेंज पे भारतीय बैंक्स को परमिट किया गया है एज ट्रेडिंग मेंबर। तो कल ही मेरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुलियन फॉरेन बैंक से बात हो रही थी, उनके जो प्रेशियस मेटल के हेड हैं, और जल्द ही मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर माने कि Q1 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर डेफिनेटली हम फॉरेन बुलियन बैंक्स को भी अपने एक्सचेंज पे देख पाएंगे। इसमें मिडिल ईस्ट के भी कुछ बैंक से हमारी बात चल रही है, ताकि जो टीआरक्यू का गोल्ड है वो भी अगर बैंक सप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आगे के साल के लिए भी हमारा पूरा प्रयास रेडी है, हम लोग तत्पर हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि और भी हम इनोवेशंस लेते चले आएंगे जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी और ग्लोबल बुलियन बैंक्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, तो काफ़ी सारे प्लान्स हैं आपके और हम उम्मीद यही करते हैं कि सभी आपके सक्सेसफुल रहें और जैसे आपने नए माइलस्टोन्स अचीव किए हैं ऐसे ही आगे भी करते रहें। और डेफिनेटली जो आप ट्रेडेड वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं, हमने देखा था FY22 में जब शुरुआत हुई थी तो FY22 में जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम्स रहे थे वो 0.4 मेट्रिक टन के रहते और तब से लेकर अब तक जो जर्नी रही है वो काफ़ी स्टेलर रही है। अच्छा, आपने सिल्वर फ्यूचर्स को लॉन्च करने की बात की, आपने जब जिक्र किया ये तो जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ भी पिछले कुछ महीनों में जो प्राइस एक्शन रहा है वो काफ़ी वाइब्रेंट रहा है सिल्वर में। सिल्वर में वॉल्यूम्स अगर हम स्पॉट डिमांड की बात करें तो किस तरीके की रही हैं, और गोल्ड सिल्वर दोनों के ही आगे की वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर क्या एंटिसिपेशन है, कंसीडरिंग अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें या प्राइस मूवमेंट की बात करें तो अभी भी एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि जो वॉल्यूम्स रहे हैं, जो बाइंग इमर्ज हुई है वो सस्टेन करते हुए दिखाई देगी ड्यू टू वेरियस ग्लोबल फैक्टर्स। आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे के लिए? ओके, मैं पहले गोल्ड की बात करता हूं। देखिए, मेरा ऐसा विश्वास है कि गोल्ड का वॉल्यूम सतत रहेगा। अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 का भी बात करते हैं तो जो ऑफिशियल डेटा भी आया है वो भी 800 टन के आसपास का है। तो अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये 800 टन का नंबर बदल नहीं रहा है। तो प्राइस कितना भी ऊपर चला जाए, भारत में जो इम्पोर्ट का नंबर है वो करीब 800 टन के आसपास का रहता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगले साल भी ये नंबर इसी के आसपास ही रहेगा। प्रोजेक्शंस जो हमने देखे हैं उसमें एक चीज ये है कि प्राइस चूंकि थोड़ा सा ऊपर भी गया है, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा आता है कि मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है, कि वो देखता है कि कहाँ पे जाके स्टेबलाइज होगा, और जैसे ही प्राइस स्टेबलाइज होता है तो दोनों जो कि ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी जिनको लेना है वो, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो दोनों ही मार्केट में चले आते हैं। अगर मैं आईबेक्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम 100 से 120 टन के बीच कम से कम कर पाएंगे, और कहीं उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो ये, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टेबल हम ग्रोथ दिखाएं, और उस स्टेबल ग्रोथ के साथ भी हम मार्केट में सबको ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए और आगे बढ़ेंगे। सिल्वर के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिल्वर हमारे यहाँ अभी तक 1150 टन के आसपास का सेल हुआ है, जो कि दो पिछले फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल ईयर में स्प्लिट है। इसमें छोटा सा एक चीज ये बताऊंगा कि ये सिल्वर जो शुरू में हमारे आ रहा था ये सेपा सिल्वर के तहत आ रहा था। उसके बाद से हमारे यहाँ सिल्वर का फिजिकल वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं,
बहुत डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास है कि सिल्वर के वॉल्यूम्स भी हमारे एक्सचेंज पे लोग आना चाहेंगे और ये वॉल्यूम्स हम दिखा पाएंगे। और कम से कम जो अभी तक हमने 1150 टन के करीब किया है सिल्वर, तो इस साल भी हम कम से कम 1000 टन से 2000 टन के बीच का टारगेट लेके चलेंगे। और होपफुली जो हमारे सिल्वर के व्यापारी हैं उनको भी हमारे एक्सचेंज की जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, प्राइसिंग मॉडल्स हैं, और जिस तरह से हमारे वॉल्ट्स अलग अलग जगह पे खुल रहे हैं, उससे सिल्वर के व्यापारी भी काफी उस बारे में आगे आ पाएंगे। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा MEPZ में अगला वॉल्ट आने वाला है, जो मद्रास इकोनॉमिक जोन है, वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन जो है, मद्रास एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, वहां पे जो एक वॉल्ट आने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तमिलनाडु में सेलम वगैरह का जो इलाका है जहाँ पे सिल्वर की काफी रिक्वायरमेंट है, तो उस वॉल्ट के आने के बाद से मुझे ऐसा विश्वास है कि सिल्वर का साउथ में भी हमारे यहाँ से लोग उसको लेने के लिए आगे आएंगे। तो ये मेरा ओके आगे के लिए प्रोजेक्शन। ओके चलिए, शुक्रिया अशोक जी आने के लिए CNBC आवाज पर और डिटेल्स में सभी पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए किस तरीके की ग्रोथ रही है, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ हैं विकास पगड़िया और दिनेश सुमानी। बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहां पर दिखाई दे रही हैं। नमस्कार आप दोनों को ही। दिनेश जी बताइए, पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपके ट्रेड्स कौन से रहेंगे? जी बिल्कुल, नमस्कार। मुझे लगता है कि गोल्ड पिछले 4 से 5 दिनों में एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, डाउन साइड 87,000 और अपसाइड 88,000 इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज वो दायरे से बाहर निकला और 88,000 के ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है 88,150 88,200 इस दायरे में कि अगर गोल्ड आता है यहाँ से 200 रुपया नीचे, तो एक बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। अपसाइड मुझे 88,650 के लेवल्स नजर आते हैं और आई थिंक 87,940 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। इंटरनेशनल कॉमेक्स के रेट्स अगर हम देखते हैं तो 3057 का ऑल टाइम हाई है और मुझे लगता है इवनिंग के सेशन में ये ऑल टाइम हाई ब्रीच करके हमारे यहाँ प्राइसेस और भी एक्सीलेट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बाइंग में बने रहना चाहिए। वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो 1 लाख के ऊपर के लेवल ये निरंतर सस्टेन कर रहा है। 1,100,000 के आसपास अगर प्राइसेस आती है तो एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक तक 1,02,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 99,000 का मेंटेन करना। ओके विकास, आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगी? दीपाली जी, मेरा सिल्वर पे बाई रिकमेंडेशन रहेगा। एक डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत कर दूं कि हमारे क्लाइंटों का इसमें ट्रेड दिया हुआ है। तो सिल्वर मेरे को लगता है कि कोई भी डिप मिले 1 लाख रुपए के करीब करीब मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। 99,200 एक बेस है। एक ब्रेकआउट के बाद करेक्ट करके रिटेस्ट करके 97,000 को बेस को उठा तो 1,02,000 1,05,000 और 1,10,000 तक के लक्ष्य सिल्वर में शॉर्ट टर्म पे देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके तो सिल्वर पर आपको ट्रेड रेकमेंड किया गया है, सिल्वर पर दिनेश जी का भी कन्विक्शन है। लेकिन अगर स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेना हो तो गोल्ड पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? जो ट्रम्प टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है, 2 अप्रैल पर नजरें बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं एक डर जरूर है कि इकोनॉमिक हालात बिगड़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है अगर इस तरीके से ही टैरिफ्स लगते रहे। और इस एंटिसिपेशन में एक सेफ बाइंग इंटरेस्ट हमने गोल्ड में रिसेंटली वापस इमर्ज होते हुए दिखाई दिया। अगर ब्रॉडर आउटलुक लेना हो तो क्या रेंज, क्या प्राइस व्यू है आपका नई एंट्री के पर्सपेक्टिव से? जी बिल्कुल, अगर हम जनवरी से अब तक का स्टार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 15 से 16% का गेन गोल्ड ऑलरेडी दे चुका है और ये अनसर्टेनिटीज भी है जो प्राइसेस को निरंतर बढ़ा रही है और एक नए हाईज छूने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक अराउंड मुझे लगता है कि एक बार 89,000 का लेवल दोबारा क्रॉस हो सकता है, 1 से 1.5 महीने का दायरा अगर हम कहें तो, और डाउनसाइड मुझे लगता है 87,000 का लेवल ये इंटैक्ट कर सकता है। और अगर कॉमेक्स की मैं लेवल कहूं तो एज लॉन्ग एज 3,000 का लेवल होल्ड करता है, अपसाइड मुझे दोबारा 3100 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके बात अब कर लेते हैं बेस मेटल्स की। हालांकि बेस मेटल्स थोड़े से नरम हैं आज के सेशन में, लेकिन 2 अप्रैल पर नजरें डेफिनेटली बनी हुई हैं कि स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, यहाँ पर क्या टैरिफ्स लगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कॉपर की स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइस पर भाव जाते हुए दिखाई दिए हैं और घरेलू बाजार में भी क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है। वाईटीडी रिटर्न सबसे ज्यादा रहे हैं कॉपर की तरफ से ही। कॉपर पर विकास क्या राय है इन स्तरों से? कॉपर में बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 890 लगता है कि कॉपर में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई भी डिप अगर मिलता है 900 898 के करीब
तो कॉपर में बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। 890 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 915 और 922 के करीब लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। बाकी बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है दिनेश जी, फिर चाहे वो जिंक हो या एल्यूमिनियम? दोनों काउंटर में थोड़ा सा वीकनेस आया है, मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम थोड़ा सा ज्यादा वीक हुआ है। ऊपर में 266 का हाई बनाने के बाद में 251 के लेवल भी चल रहे हैं। आई थिंक ये 252 के आसपास एक बार सेल किया जा सकता है 247.50 के लिए, और 253.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑल थ्री बेस काउंटर्स, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा वीक अभी हाल फिलहाल नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, एग्री कमोडिटी बास्केट की बात करें तो यहाँ पर स्पेशली स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक, जीरे में एक्शन रहा है। टर्मरिक में हमने लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज होते हुए आते हुए देखी है। विकास, एक बार आप देखना चाहेंगे चार्ट्स टर्मरिक के और बताएंगे क्या व्यू है या तेजी कहाँ तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है आपको? हाँ, टर्मरिक के चार्ट में एक कंसोलिडेशन के जोन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को लगता है कि 12,900 और 13,000 एक बेस के तौर पे काम करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 13,600 और 13,850 तक के लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है वहां पे जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए टर्मरिक पर 1.1% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए। और बाकी स्पाइसेस को देखें तो जीरे में भी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुए हैं। जीरे में दिनेश जी पोजीशंस हो किसी के पास तो होल्ड रखें क्या, और अगर नई तेजी करनी हो तो कोई रिकमेंडेशन क्या होगी जीरे पर? जी बिल्कुल, ये सीजन जो स्टार्ट हुआ वहां से 20,000 के लो ऑलमोस्ट बने थे, वहां से 22,600 22,700 मतलब करीब करीब 15% का गेन ऑलरेडी जीरा दे चुका है। और मुझे लगता है स्टॉक इज बहुत ज्यादा सक्रिय है, पाकिस्तान की डिमांड भी काफी ज्यादा अच्छी है, डीमैट में भी अच्छा माल लग रहा है, मतलब हेजर्स भी एक्टिव है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जीरा एक बार 23,300 23,400 के लेवल दिखा सकता है। जो पोजिशन है वो भी हाल फिलहाल होल्ड की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर। शुक्रिया दिनेश जी और विकास, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के इस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।